मैटर इन आवर सराउंडिंग्स क्लास 9th की केमिस्ट्री का ये फर्स्ट चैप्टर है और इस चैप्टर को हम इसी वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। आपकी स्क्रीन पर ये जितने भी पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, दीज ऑल पॉइंट्स आर गोइंग टू बी कवर्ड इन दिस वीडियो ओनली इन वन शॉट। एक शॉट में इस एक वीडियो में इस पूरे फुल चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे। आपको लास्ट तक देखना है ताकि आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो ये बहुत इजी टॉपिक है और इसमें कुछ टॉपिक हैं जो बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, लेकिन इस लेक्चर को देखने के बाद आपको सारी चीज़ें इजी लगने लग जाएंगी। आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए, नोटबुक होनी चाहिए, एक पेन होनी चाहिए, ताकि जो चीज़ें मैं आपको बताता रहूं, नोट करवाता रहूं, वो सारी चीज़ें आपको नोट करनी है। साथ साथ में नोट भी आपको बनानी है। नोट बनाने से क्या होता है, नोट्स बनाने से क्या होता है, जो चीज़ें होती है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड होती हैं और जब आप रिवाइज करते हैं तो वहां पर आपको बहुत इजी लगने लगती है पढ़ाई। ठीक है, जब मैं पढ़ा रहा होऊंगा तब मैं आपके सामने बिल्कुल भी नहीं दिखूंगा, ताकि आपको पॉइंट्स को नोट करने में दिक्कत ना हो। आपके सामने स्लाइड्स होंगी, इस तरीके की नोट्स होंगी और यहाँ से आप कंफर्टेबल होकर के कंफर्ट जोन में बैठ करके आराम से अपनी नोट्स बना सकते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए, बिना टाइम को गवाए, हर वक्त की तरह, हर टाइम की तरह, हर समय की तरह हम अपनी पहली और इंटरेस्टिंग स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। लेट्स गेट कि मैंने आपको बताया हमें क्या क्या कंटेंट्स इस चैप्टर में कवर करने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मैटर एंड उसके एग्जांपल्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। मैटर की स्टेट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, जिसको कि हम फेज ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, इस चीज को हम डिस्कस करेंगे। देन हम मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कंडेंसेशन एंड फ्रीजिंग को डिस्कस करेंगे। सब्लिमेशन क्या होता है, लेटेंट हीट क्या होती है, जिसको कि हिडन हीट भी कहते हैं। लेटेंट हीट के अंदर हम पढ़ेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इवेपोरेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, फैक्टर इफेक्टिंग एवोपरेशन और कूलिंग काउज्ड बाय इवेपोरेशन। ठीक है, ये जितने भी कंटेंट्स हैं, ये जितने भी टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक्स हम इस एक वीडियो में एक शॉट में कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, तो हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज मैटर। मैटर क्या होता है भाई। देखो, आपके आसपास में जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही हैं उनमें कुछ सॉलिड हो सकती हैं, कुछ गैस की फॉर्म में हो सकती है और कुछ लिक्विड की फॉर्म में हो सकती हैं। उन्हीं को हम मैटर कहते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, कोई भी वो चीज़ जो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है, जो जगह को घेर रही है, उसको आप मैटर कह देते हैं, उसको आप वस्तु या पदार्थ कह देते हैं। एंड हैज़ मास, और उसका कुछ मास होना चाहिए, है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। कोई भी चीज जिसका कुछ मास हो और जो जगह को ऑक्यूपाई करता है, जगह को घेरता है, उसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। और मैटर किसका बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है। मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। टाइनी मीन्स वेरी स्मॉल, बहुत छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर के मैटर बनता है बच्चों। ठीक है ना। अब जैसे एग्जांपल में देख लीजिए आप, शुगर हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गई, पेंसिल हो गई, ऑक्सीजन हो गई, ह्यूमन बीइंग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ट्रीज हो गई। ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं, मैटर के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, क्योंकि ये सब किसके बने हुए हैं, छोटे 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 पार्टिकल्स के बने हुए हैं। अब यहां पर मैंने जैसे ह्यूमन बीइंग्स की बात करी, ठीक है, तो अगर हम बायो के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो वहां पर हम पढ़ते हैं कि सेल से मिलकर के बॉडी बनती है किसी भी एनिमल की। ठीक बात है, वो भी ठीक है। और यहां पर हम अगर नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें, जिसमें हम सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात करेंगे, तो वो भी क्या किसकी बनी हुई होती है, किसकी बनी हुई होती है, या तो सॉलिड की बनी हुई होती है या लिक्विड की या गैस की। अब हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारे अंदर लिक्विड फॉर्म में हमारा ब्लड होता है, हमारा यूरिन निकलता है नहीं निकलता है, वो भी लिक्विड फॉर्म में होता है। हमारी जो हड्डियां हैं उनको हम सॉलिड बोल सकते हैं। और हमारे अंदर जो गैसियस का एक्सचेंज हो रहा है, ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो सब एयर है, वो गैस की फॉर्म में है। तो एक तरह से मैटर की तीनों स्टेट्स हैं हमारी बॉडी में। इन तीनों चीज़ों से हमारी बॉडी डेवलप हुई है, हम ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, कोई बोलना बिल्कुल भी गलत नहीं है। ठीक है, ये मैं बता रहा हूं आपको अपना कॉन्सेप्ट। तो जो शुगर है, टेबल है, चेयर है, पेंसिल, ये सब क्या है, मैटर है। अब यहां पर एक चीज है मास, जिसका कुछ मास होता है। मास मतलब
नंबर ऑफ एटम्स, कितने एटम से मिलकर के बना हुआ है वो, या कितने पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई है वो पर्टिकुलर चीज़, है ना। किलोग्राम इसकी यूनिट होती है मास की। लेकिन मास और वेट में डिफरेंस होता है, ठीक है। जब हम आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे वहाँ पर हम मास और वेट में डिफरेंस पढ़ेंगे, है ना। वहाँ पर मास के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अभी आप ये समझ लीजिए कि वेट चेंज होता रहता है। जैसे आप मून में जाओगे तो आपका वेट कम हो जाएगा, अर्थ पे आओगे तो आपका वेट ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है, ठीक है ना। ग्रेविटी ज़्यादा है, गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा है। अब जो मास है, मास आपका मून में भी उतना ही रहेगा, अर्थ में भी उतना ही रहेगा। जुपिटर में चले जाओगे तो वहां भी उतना ही रहेगा। प्लेस टू प्लेस कहीं भी चले जाओगे आपका मास चेंज होने वाला नहीं है, लेकिन वेट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है अगर आप अदर प्लेनेट में जाओगे तो, ठीक है। जैसे मतलब आप मून जो कि एक सैटेलाइट है वहां पे जाओगे तो आपका मास जो है वो कम हो जाएगा। कम, क्लियर है इतना, ठीक है। सॉरी, मास कम नहीं हो जाएगा, वेट कम हो जाएगा। मास तो बिल्कुल कांस्टेंट रहता है। मास क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ना घटता है ना बढ़ता है, ठीक है। अब देखिए भाई, कोई चीज अगर 100 एटम से मिलकर के बनी हुई है तो ऐसा नहीं है कि मून में जाकर के 99 एटम हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना। 100 ही एटम्स रहेंगे उसमें, तो वही है मास का कॉन्सेप्ट, ठीक। अब जैसे यहां पर हम बात करेंगे कि भाई ये सारी चीजें तो क्या है, मैटर है, क्योंकि ये सब चीजों को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, उनको हम केवल इमेजिन कर सकते हैं। अब जैसे लव है, लव प्यार। अब कोई बोल दे भाई प्यार कैसा होता है, मुझे दिखाओ, है ना, मुझे उसे छूना है, तो आप छू सकते हैं ना। ये तो एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है, ठीक है ना। इसको आप छू नहीं सकते, इट कांट बी टच्ड, है ना। इसको आप टच नहीं कर सकते, है ना। अफेक्शन हो गया आपका, है ना, हेट्रेड हो गया, टेस्ट हो गया, स्मेल हो गई, ये सारे मैटर नहीं है, ठीक है ना। ये एब्स्ट्रैक्ट थिंग है, क्योंकि इनको हम मैटर कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये किसी भी स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं करते हैं और इनका कोई मास नहीं होता है, इनका कोई मास नहीं होता है। हम ऐसा थोड़ी बोलता है कितना किलो प्यार करता है भाई, है ना, कितना लीटर प्यार करता है भाई, कोई मास नहीं, कोई वेट नहीं, ठीक है। तो इनको हम मैटर कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट थिंग है, इनका कोई मास नहीं होता है और ये कोई स्पेस, दे डू नॉट ऑक्यूपाई एनी स्पेस, है ना, किसी स्पेस को ये नहीं घेरते हैं। क्लियर है इतना। अगला है यहाँ पर एनसीईआरटी में दिया हुआ है, थोड़ा हम फिलोसफिकल व्यू इसका देख लेते हैं। पंच तत्व आपने सुना होगा, है ना, पंच तत्व। थोड़ा इसके नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं इसको। देखो पंच तत्व क्या कहते हैं, ये क्या, एंशिएंट इंडियन जो फिलोसफर्स थे, जो प्राचीन भारतीय दार्शनिक थे, वो क्या कहते थे कि ऑल द मैटर यानी जो पदार्थ होता है, लिविंग और नॉन लिविंग, वॉज मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, जिनको हम पंच तत्व कहते हैं, ठीक है ना। कोई भी मैटर होता है, कोई भी पदार्थ होता है, वो 5 तत्व, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, वो इन 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है, जिनमें पहला है अर्थ, पृथ्वी, वाटर, जल, फायर, अग्नि, एयर, वायु और स्काई, आकाश, ठीक है ना। तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्काई, ये 5 तत्वों से मिलकर के सजीवों का शरीर बना हुआ है, या फिर हम कह सकते कोई भी निर्जीव है उसमें भी ये 5 तत्व समाहित हैं, ठीक है। तो पंच तत्व ये प्राचीन भारतीय दार्शनिक कहते थे, ऐसा एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर्स कहते थे। ये साइंटिफिक व्यू नहीं है, ये फिलोसफी के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया, ठीक है, दर्शन के अकॉर्डिंग बताया। अब यहां पर हम आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर मॉडर्न डे साइंटिस्ट क्या कहते हैं, मॉडर्न डे साइंटिस्ट, अब हम इसका साइंटिफिक व्यू देखेंगे। मॉडर्न डे साइंटिस्ट क्या कहते हैं, ये क्लासिफाई करते हैं मैटर को 2 वेज में, 2 तरीके से क्लासिफाई करते हैं। एक है फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर और एक है केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस तो हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे इनको, जिसमें हम एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर्स क्या होते हैं इसको हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री के ही क्लास 9th में ही। बेसिकली यहां पर हमारा फोकस होगा सॉलिड, लिक्विड्स और गैस। फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज सॉलिड, सेकेंड वन इज लिक्विड्स, थर्ड वन इज गैसेस, ठीक है। अब देखिए यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर के क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या इसके अंदर गुण होते हैं, थोड़ा उनको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर्स होते हैं पार्टिकल्स के, मतलब जिन पार्टिकल्स से मैटर बना हुआ है उन पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ रहे हैं, है ना। वो पार्टिकल आपका एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, पहला
इनका प्रॉपर्टी है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, ये कॉन्स्टेंटली कॉन्टिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, पहला प्रॉपर्टी इनका। सेकंड क्या है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, मैटर के जो पार्टिकल होते हैं, जिन पार्टिकल से मैटर बना हुआ है, उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है बच्चों, उन पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, जगह होती है, ठीक है। और द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, अब जिन पार्टिकल से मिलकर के कोई भी मैटर बना हुआ है, वो पार्टिकल एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। तो ये क्लियर हो गया आपको, इसको हम अभी आगे एक एक करके देखेंगे। अब जैसे तीन चीजें हमने बताई आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर। पहला है सॉलिड, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, मतलब उनके बीच में ज्यादा जगह नहीं होती, आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे आप किसी सॉलिड चीज को ले लो, जैसे चेयर को ले लो आप, वुड को ले लो आप, स्टोन को ले लो आप, पत्थर को, उसके जो पार्टिकल, वो कितना कठोर होता है, क्योंकि उसके अंदर जो पार्टिकल है वो क्लोजली पैक्ड है ना, क्लोजली पैक्ड है, उनके बीच में स्पेस बहुत कम है, ठीक है ना, बहुत कम है। तो सॉलिड में स्पेस क्या होता है, बहुत कम होता है ना, इसीलिए सॉलिड सॉलिड होता है। लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें स्पेस कैसा होता है, क्लोज टुगेदर, बट दे आर नॉट एज क्लोज एज इन सॉलिड, ये भी एक दूसरे के क्लोज होते हैं, लेकिन ये उतने क्लोज नहीं होते जितने सॉलिड के पार्टिकल होते हैं, ठीक है ना। यहां पर और यहां पर आप देख सकते हैं, इनके बीच में थोड़ा स्पेस ज्यादा होता है। और जो गैस होती है ना, उसके बीच में तो बहुत ज्यादा स्पेस होती है, गैस कहीं भी फैल जाती है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं क्लोजली पैक्ड नहीं होते, बिल्कुल फ्री होते हैं। द पार्टिकल्स आर मच फार्दर अपार्ट फ्रॉम वन अनदर एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड के कंपेरिजन में गैसियस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो उनके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है ना, इसीलिए गैस इधर उधर फैल जाती है, कहीं भी फैल जाती है ना। धुआं जो है ना, वो एक जगह में नहीं रहता है, वो चारों तरफ फैल जाता है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर देता है ये, ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, अब इस लाइन का क्या मतलब है, इसको हम थोड़ा डिटेल से देखेंगे, क्लियर है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ये पहला प्रॉपर्टी है मैटर का, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो कौन सी एनर्जी रखते हैं अपने पास, काइनेटिक एनर्जी रखते हैं। काइनेटिक एनर्जी मतलब ऐसी एनर्जी जो रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी चीज के मूवमेंट के लिए, है ना। हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हमारे अंदर काइनेटिक एनर्जी है। कोई चीज मूव कर रही है तो वो कौन सी एनर्जी वहां पर काम कर रही है, काइनेटिक एनर्जी काम कर रही है, समझ आ रहा है ना। तो काइनेटिक एनर्जी एज द टेम्परेचर राइज पार्टिकल्स मूव्स फास्टर बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, समझ आया। काइनेटिक एनर्जी यहां पर बढ़ रही है ना। जब कोई पार्टिकल बहुत तेजी से मूव कर रहा है तो मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, इसीलिए वो बहुत तेजी से मूव कर रहा है। तो मूवमेंट जो होता है, जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनमें जो मूवमेंट होता है बहुत मिनिमम होता है, बहुत कम होता है। लिक्विड में थोड़ा इंटरमीडिएट होता है, ना ज्यादा ना कम, और गैसियस में बहुत ज्यादा मूवमेंट होता है, बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, इसीलिए गैस बहुत तेजी से फैलती है, बहुत तेजी से मूव करती है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, बहुत तेजी से क्या करती है, ये मूव करती है ना। अब कैसे मूव करते, जैसे आप एक बीकर ले लीजिएगा, ठीक है। बीकर में आप पानी वगैरह डाल दीजिए कुछ, ठीक है ना। अब पानी जब आप डालोगे तो मान लीजिए आपने यहां पर कोई इंक डाली, कोई इंक डाल दीजिए आप, ठीक है। इस पानी में आप क्या डालिए, इंक डालिए। अब ये इंक क्या करेगी, धीरे 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 करते 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 इस पूरे पानी को क्या करेगा, ब्लू कर देगा। जिस कलर की इंक होगी उसी कलर का पानी हो जाएगा। जैसे रेड इंक है तो ये रेड कलर का पूरा पानी हो जाता है, क्योंकि उस इंक के पूरे पार्टिकल्स पानी में क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। क्योंकि पानी के जो पार्टिकल्स हैं वो अपने आप में मूव कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली मूविंग, ठीक है ना। तो वो अपने अंदर ये सारी चीजें क्या कर लेते हैं, यहां पर डिफ्यूजन की प्रोसेस से ये पूरा पानी क्या हो जाता है, इसके अंदर फैल जाता है। समझ आया ना, ठीक है। तो ये है, इसका मतलब हो गया कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते रहते हैं। अब जैसे आप कील ले लो, नेल्स ले लो, है ना। अब जब कील को आप रखते हैं तो क्या वो इधर उधर जाती है, क्या वो इधर उधर जाती है। जैसे पानी को रखोगे तो वो तो इधर उधर चला जाता है, पानी को आप एक फ्लोर में रखोगे तो वो इधर उधर बह जाता है ना। फ्लूइडिटी ज्यादा होती है ना, उसमें फ्लो ज्यादा होती है। एक किसी सॉलिड जैसे किसी पत्थर को रख दोगे तो पत्थर तो अपनी जगह में, क्योंकि पत्थर के जो पार्टिकल्स है क्लोजली पैक्ड है और इनमें मूवमेंट कम है, क्योंकि इनमें काइनेटिक एनर्जी कम है, ठीक है। तो इसके पार्टिकल्स इधर उधर नहीं जा रहे हैं। लेकिन ये जो
जैसे इसी तरीके से ये कील है, ठीक है, तो इसके पार्टिकल्स भी इधर उधर नहीं जाएंगे, ये आराम से अपनी जगह में रहेगा। पानी इधर 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 इस तरीके से क्या हो जाता है, फ्लो करने लगता है। गैस भी क्या होने लगती है, इधर उधर फैलने लगती है। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। दूसरी बात, दूसरी प्रॉपर्टी थी कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। अब सबसे ज्यादा स्पेस किसके बीच में होता है, गैस के बीच में होता है सबसे ज्यादा स्पेस। उसके बाद किस में होता है, लिक्विड के पार्टिकल्स में होता है। और सबसे कम स्पेस किस में होता है, सॉलिड के पार्टिकल्स में होता है, क्योंकि वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स मैक्सिमम इन सॉलिड्स, मोर इन लिक्विड्स, और सॉरी यहां पर ये मैक्सिमम नहीं होगा, ये मिनिमम होगा, ठीक है ना। क्या होगा ये, मिनिमम, टाइपिंग मिस्टेक, ठीक है। तो मिनिमम होता है किसमें, सॉलिड में, मोर होता है लिक्विड में, और मैक्सिमम होता है गैसेस में, ठीक है। इसको मिनिमम कर देना आप, ठीक है। तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है वो मिनिमम होता है, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा होता है, और गैस में जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से समझेंगे, कैसे समझेंगे हम कि बीच में स्पेस होता है। इसके लिए हम कैसे प्रूफ करें कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। आपने यहाँ पर एक बीकर लिया, ठीक है ना, यहाँ पर आपने बीकर लिया जो जिसमें वाटर लेवल यहाँ तक है, वाटर लेवल इस बीकर का यहाँ तक है, ठीक है ना। 100 ml वाटर इसमें हमने रखा, इसमें हमने 50 ग्राम शुगर ऐड कर दी, 50 ग्राम चीनी ऐड कर दी, और उसके बाद हमने इसको ग्लास रॉड से इधर उधर मिलाया इस चीनी को, जैसे आप चम्मच से चीनी को मिलाते हो ना जब दूध में या चाय में डालते हो, कम ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो स्ट्रिंग विद ग्लास रोड, इसको हमने स्टिर किया, ठीक है ना। तो इसको जब हमने हिलाया तो ये पूरा पानी इस तरीके से क्या हो गया, डिजोल्व हो गया, शुगर गेटिंग डिजोल्व्ड। यहाँ पर शुगर डिजोल्व हो रहा है और यहाँ पर आते आते शुगर पूरा क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है। तो शुगर डिजोल्व कैसे हो गया भाई, यहाँ पे शुगर जो है इस बीकर के अंदर भरे पानी के अंदर कैसे घुल गई, क्योंकि पानी के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था, इस तरीके से पानी के पार्टिकल्स हैं, और जब इसके अंदर हमने शुगर को ऐड किया तो शुगर के पार्टिकल इन पानी के बीच में जो स्पेस है यहां पर अपनी जगह को क्या कर लेते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं। मैंने बोला ना मैटर जगह को ऑक्यूपाई करता है, और धीरे धीरे ये इसमें पूरा क्या हो जाता है, घुल जाता है। तो शुगर डालने से ऐसा नहीं है कि वाटर का लेवल ज्यादा हो जाएगा, वाटर का लेवल उतना ही रहेगा, यहां पर भी इतना ही है, यहां पर भी इतना ही है, यहां पर भी इतना ही है। शुगर डालने से ऐसा नहीं कि ज्यादा हो जाएगा, ना ना ना, ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि पानी के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था, और उस स्पेस के अंदर हमारे शुगर के पार्टिकल्स क्या हो गए, एडजस्ट हो गए, और धीरे धीरे वो उसमें डिसॉल्व हो गए, ठीक है ना। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो सबसे ज्यादा गैस में होता है, सबसे ज्यादा स्पेस गैस के पार्टिकल्स के बीच में होता है, फिर लिक्विड्स, और सबसे कम होता है सॉलिड के, ठीक है। तीसरी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब जो मैटर के पार्टिकल होते हैं ना वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं इसको, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होती है ना, ये मैक्सिमम होती है किसमें, सॉलिड में। इसीलिए सॉलिड जो है ना वो एक जगह से दूसरी जगह हिलता नहीं है, बिल्कुल क्लोजली पैक्ड रहते हैं इसके पार्टिकल्स। लिक्विड में इंटरमीडिएट होता है, और गैस में तो बिल्कुल भी नहीं होता है, अट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं होता गैस के पार्टिकल में। अब गैस का एक पार्टिकल यहां है, एक यहां है, एक यहां है, तो अट्रैक्शन कहां से होगा, ये तो चारों तरफ फैल गई ना। लेकिन वाटर के पार्टिकल में अट्रैक्शन होता है लेकिन कम होता है, बहुत लूज होता है, जो फोर्स होती है बहुत कमजोर होती है, इसलिए वाटर धीरे धीरे फैल जाता है, ठीक है। लेकिन जो सॉलिड होते हैं ना वो एक ही जगह में पड़ा हुआ है, देखिए आप, ठीक है ना। इस कील के ऊपर आप कितना भी हैमरिंग करो, कितना भी हैमर से पीटो इसको, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगी, है ना। 2, 4, 10, 12 बार होने से टूट सकती है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो बहुत ही टाइट होते हैं, बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसीलिए वो हिल नहीं सकता। उसके अंदर बहुत कम स्पेस होता है, समझ आया। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किस में होता है, सॉलिड में होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा सॉलिड में होता है, उसके बाद लिक्विड में, और सबसे कम किस में होता है, गैस में होता है। गैस में तो बिल्कुल नेग्लिजिबल, मतलब ना के बराबर होता है, समझ आया, ठीक है। अब स्टेट्स ऑफ मैटर की हम बात कर लेते हैं कि मैटर की स्टेट हैं और उनके बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, कैसे आप सॉलिड को लिक्विड से और लिक्विड को गैस से डिस्टिंग्विश करोगे, ये इस टेबल
के माध्यम से आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले इधर लिखी हुई है प्रॉपर्टी और इधर लिखी हुई है गैस की सारी स्टेट्स। तो पहली प्रॉपर्टी है रिजिडिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी। रिजिडिटी मतलब वो कितना रिजिड है, कितना वो मतलब कठोर है। कंप्रेसिबिलिटी मतलब उसको कंप्रेस मतलब दबाया जा सकता है या नहीं जा सकता है, ठीक है ना। उसका शेप और वॉल्यूम, उसकी फ्लूइडिटी, उसकी डिफ्यूजन, उसका स्टोरेज, उसका इंटरमोलिकुलर स्पेस और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मैंने अभी बताया, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं। तो सॉलिड की बात करें तो सॉलिड क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, कठोर होते हैं, क्योंकि इनके पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं और इनको कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। किसी भी सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते हैं आप। पत्थर को नहीं दबा पाओगे ना, आप नहीं दबा पाओगे, आप बिल्कुल कठोर होता है वो, क्योंकि सॉलिड है। लिक्विड जो होता है ये रिजिड नहीं होते हैं और इनको कंप्रेस किया जा सकता है। इट कैन बी कंप्रेस्ड टू अ लिटिल एक्सटेंट, कुछ हद तक, कुछ सीमा तक आप इसको कंप्रेस कर सकते हैं। समझ आया ना, मतलब दबा सकते हैं। और गैस बिल्कुल भी रिजिड नहीं होती है और ये इजीली कंप्रेस हो जाती है। जो सिलेंडर होती है ना, सिलेंडर में जो गैस होती है उसको कंप्रेस किया जाता है और कंप्रेस करके प्रेशर अप्लाई करके फिर उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है। और जब वो गैस बाहर आती है तो फिर गैस की फॉर्म में आती है, क्योंकि बाहर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, ठीक है ना। और अंदर जो होता है प्रेशर वो ज्यादा होता है। तो ज्यादा प्रेशर से जब वो बाहर की तरफ आती है तो गैस की फॉर्म में आती है, ठीक है ना। अंदर वो लिक्विफाई है, लिक्विड की फॉर्म में, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसीलिए उसको कहा जाता है एलपीजी, ठीक है। तो उसको कंप्रेस्ड फॉर्म में रखा हुआ है, क्योंकि गैस में जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है, लिक्विड में उससे कम होती है और सॉलिड में तो बिल्कुल ही नहीं होती है, आप नेग्लिजिबल बोल सकते हैं। शेप की बात करते हैं, शेप की बात करते हैं, शेप एंड वॉल्यूम। देखो सॉलिड जो होता है उसका डेफिनिट शेप होता है। जैसे मान लो जैसे मान लीजिए कोई कील है, जैसे मैंने पिछली स्लाइड में आपको ये बताया, ठीक है, ये चौक है, ये कील है। तो ये जो कील है इसका जो शेप है वो तो डेफिनिट है ना। इस कील को आप उठा करके यहां रख दोगे तब भी इसका शेप ऐसा ही रहेगा। और ये कील यहां पर भी इतनी जगह ले रही है, यहां पर भी ये इतनी जगह लेगी, यहां पर भी इतनी जगह लेगी। जहां भी रख दोगे ये उतना ही जगह ऑक्यूपाई करेगी। समझ आया, बस जगह कम नहीं होनी चाहिए, इसकी जितनी जगह होनी चाहिए ताकि स्पेस को ऑक्यूपाई कर दे। मतलब इसका वॉल्यूम भी क्या होता है, डेफिनिट होता है और इसका शेप भी डेफिनिट होता है, निश्चित होता है आकार। और लिक्विड जो होता है उसका शेप इनडेफिनिट होता है, उसका शेप इनडेफिनिट होता है, ये अपना रंग बदलता रहता है। अगर पानी को आप बीकर में डाल दोगे तो ये बीकर का शेप ले लेगा। पानी को अगर आप किसी प्लेट में डाल दोगे तो प्लेट का शेप ले लेगा। पानी को अगर आप किसी लोटे में डाल दोगे तो ये लोटे का शेप ले लेगा, ठीक है ना। उसी तरीके के शेप को ये क्या कर लेगा, ऑब्टेन कर लेगा, ठीक है। तो इसका इनडेफिनिट शेप होता है, प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहता है। आइसक्रीम खाते हो ना, तो जिस शेप के कंटेनर में उस आइसक्रीम को जमाया गया था ना, वो उसी शेप की आइसक्रीम आपके हाथ में आती है। और इसका जो वॉल्यूम होता है डेफिनिट होता है। भाई एक बीकर में अगर आपने 10 ml पानी डाला तो ऐसा नहीं है जब इस बीकर में डालोगे तो ये 20 ml हो जाएगा, नहीं, ये इतना ही रहेगा। तो इसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है, डेफिनिट होता है। लेकिन जो गैस होती है इसका शेप भी इनडेफिनिट होता है, वॉल्यूम भी इनडेफिनिट होता है। क्यों, देखिए शेप तो इसका इनडेफिनिट होता है, ठीक है ना। आप जिस तरीके के कंटेनर के शेप में गैस को भरोगे उसी तरीके का शेप ले लेगा, जैसे वाटर या लिक्विड ले लेता है। लेकिन वॉल्यूम इसका इनडेफिनिट क्यों होता है, क्योंकि देखिए आप इतने से कंटेनर में बहुत सारी गैस को क्या कर सकते हो, कंप्रेस्ड करके जमा कर सकते हो। और इसी गैस को जब आप इस वाले कंटेनर में डालोगे तो इसके पार्टिकल धीरे 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 ऐसे ऐसे फैल करके ऊपर तक आ जाएंगे। तो मतलब इसका वॉल्यूम भी क्या है, इनडेफिनिट है। जितनी जगह में आप डालोगे ये उतनी पूरी जगह को क्या कर लेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा। तो मतलब इसका वॉल्यूम भी क्या है, इनडेफिनिट है, ठीक है ना। फ्लूइडिटी मतलब बहाव, कैसे फ्लो कर रहा है। देखो सॉलिड तो बिल्कुल भी फ्लो नहीं कर सकता है, कैन नॉट फ्लो, ठीक है ना। एक ही जगह में पड़े हुए हैं। आपका जो बेड है अगर वो उसमें फ्लूइडिटी होता तो बेड आपका एक जगह से दूसरी जगह चला जाता फ्लो करके, नहीं, लेकिन वो फ्लो नहीं करेगा बिकॉज दैट इज सॉलिड। लिक्विड क्या है, लिक्विड फ्लो कर सकता है, पानी तो फ्लो कर सकता है और हायर टू लोअर ही फ्लो करेगा, हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन फ्लो करता है, ठीक है ना। ऊंचाई से नीचे अप टू डाउन ये क्या करता है, फ्लो करता है। जिधर की तरफ इसको ढलान मिलेगी, स्लोप मिलेगा, उधर की तरफ आपका लिक्विड फ्लो करने लग जाता है, ठीक है। और जो गैस होती है इसमें फ्लो इन ऑल डायरेक्शन, ये हर डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है। जिधर इसको डायरेक्शन मिलेगी, जगह मिलेगी, ये उधर ही क्या हो जाती है, एंटर कर जाती है आपकी क्या, गैस, ठीक है ना। डिफ्यूजन,
जो सॉलिड होता है वो डिफ्यूज नहीं होता है, ऑलमोस्ट नील होता है इसमें डिफ्यूजन। इसमें डिफ्यूजन क्या होता है, स्लोली होता है, आराम आराम से होता है, आराम आराम से होता है। जैसे डिफ्यूजन क्या होता है ना, किसी चीज़ का फैलना, प्रसार होना, है ना। जैसे आप किसी बीकर में आपने पानी डाला, तो मैंने पिछली स्लाइड में बताया ना आपको, उसमें आप एक ड्रॉप इंक डाल दो, ठीक है, तो इंक धीरे 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 क्या करेगी, इस पूरे पानी में क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। यही तो है डिफ्यूजन। बाकी डिफ्यूजन को और अच्छे से समझना है, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस को, तो मैंने सेल वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल से पढ़ा रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, है ना। सेल वाला जो चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, बायो का एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ठीक है। गैस की बात करें, गैस क्या है, ये डिफ्यूज हो जाती है इजिली, कहीं भी ये क्या हो जाती है, फैल जाती है। अब स्टोरेज की बात करें कि जो सॉलिड है उसको आप बिना कंटेनर का स्टोर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने कोई लोटा उठाया, आप लोटे को आप किसी चीज़ के अंदर रखोगे तभी वो स्टोर होगा, नहीं, आप उसको कहीं पर भी ज़मीन पर रख दो, टेबल पे रख दो, वो वहीं पर स्टोर हो जाएगा, उसको किसी कंटेनर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन लिक्विड, पानी को तो कंटेनर की ज़रूरत है ना, क्लोज्ड, ओपन या क्लोज्ड कंटेनर की ज़रूरत है इसको। क्लोज्ड एंड ओपन कंटेनर इज नीडेड टू स्टोर वाटर, है ना। वाटर को स्टोर करने के लिए या तो क्लोज और या तो ओपन कंटेनर होना चाहिए। लोटे के अंदर आप पानी को रख दो, अब पानी को आप जमीन पे थोड़ी स्टोर कर सकते हो, नहीं तो फ्लो करने लग जाएगा, उसमें डिफ्यूजन होने लग जाएगा, वो फैलने लग जाएगा। तो उसको एक जगह में रखने के लिए, आपको स्टोर करने के लिए उसको किसी कंटेनर में रखना पड़ेगा। इसी तरीके से गैस को भी क्लोज्ड कंटेनर में रखना पड़ेगा, ओपन कंटेनर में नहीं रख सकते हो आप गैस को, नहीं तो उड़ जाएगी, तो उसको क्लोज्ड कंटेनर में ही रखना पड़ेगा, पूरा बिल्कुल जहां एयर एंटर ही नहीं करती हो, इस तरीके के कंटेनर में आपको गैस को रखना पड़ेगा, सो दैट गैस आपकी अच्छे से इंडोर हो जाए, स्टोर हो जाए, ठीक है। इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटरमोलिकुलर स्पेस मतलब जैसे ये आपका कोई मैटर है और इसके जो पार्टिकल्स है, इन पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है ना, इसको इंटरमोलिकुलर स्पेस कहते हैं। तो इंटरमोलिकुलर स्पेस सॉलिड में बहुत कम होता है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं। लिक्विड में मॉडरेट होता है, मध्यम होता है, ना ज्यादा ना कम। और गैस में ये क्या होता है, गैस में ये क्या होता है, मिनिमम होता है। यहां पर मैक्सिमम लिखा हुआ है, इसको आप कर लीजिए मिनिमम, ठीक है। तो मिनिमम होता है किसमें, गैस में, क्या, इंटरमोलिकुलर स्पेसेस। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो सॉलिड में बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे से बिल्कुल अटैच्ड होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अट्रैक्टेड होते हैं, है ना, एक दूसरे को पकड़े हुए होते हैं, तभी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, एक जगह में रहते हैं। लिक्विड मॉडरेट होता है, न ज़्यादा न कम, और आपका जो गैस है इसमें बहुत ही कम होता है आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए गैस कहीं भी भाग जाती है ना, कहीं भी भाग जाती है, क्योंकि ये किसी के बस में नहीं है भाई, है ना, किसी के कंट्रोल में नहीं है, ठीक। इसको एक ही चीज़ स्टोर कर सकते हैं और वो है क्लोज कंटेनर, ठीक। अब हम बात करेंगे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। मैटर अपनी स्टेट को चेंज कब करता है, ठीक है, इसी को हम फेज ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, मतलब एक फेज से दूसरी फेज में ट्रांसफॉर्म हो जाना है, तो दैट इज फेज ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट्स। मैटर जो है वो 3 फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, ठीक है। ये 3 स्टेट होगी, जिसको हम वेपर स्टेट भी कहते हैं, गैसियस स्टेट को हम वेपर स्टेट भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाटर एग्जिस्ट करता है, सॉलिड फॉर्म में भी करता है, लिक्विड फॉर्म में भी करता है और गैसियस फॉर्म में भी करता है ना। जब वाटर आइस होता है तो वो सॉलिड फॉर्म में होता है, जब वाटर वाटर होता है तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है, फॉर्म ऑफ वाटर। लिक्विड फॉर्म में कब होता है वो, जब वो वाटर की कंडीशन में होता है, और गैस वाली फॉर्म में वो कब आता है, जब वो स्टीम बनकर के, वेपर बनकर के उड़ने लगता है, ठीक है ना। तो ये जो चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, आइस से आपका वाटर बना, और वाटर को जब आपने उबाला, गर्म किया, तो स्टीम बन करके, भाप बन करके उड़ गया। तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में यहां पर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। आइस से वाटर बन रहा है, मतलब सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, और लिक्विड गर्म करके भाप के रूप में उड़ जा रहा है, इवेपोरेट हो जा रहा है, तो वहां पर आपका क्या हो रहा है, लिक्विड से गैस बन रही है। समझ आया। अब यहां पर इसको अच्छे से समझाता हूं मैं आपको। वी कैन चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इन 2 वेज। अब मैटर की फिजिकल स्टेट को अगर आपको चेंज करना है, जैसे सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से आपको गैस में उसको कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आपके पास 2 वेज हैं,
दो तरीके हैं आपके पास, या तो बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, या तो आप टेम्परेचर अप्लाई करके उसको चेंज कर सकते हो। जैसे आपने बर्फ को टेम्परेचर दिया, हाई टेम्परेचर दिया, तो बर्फ धीरे 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 पिघलने लग जाएगी और पानी बन जाएगा। उस पानी को और ज्यादा हाई टेम्परेचर दिया तो धीरे धीरे भाप बन करके उड़ने लग जाएगा। तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में हम टेम्परेचर अप्लाई करके क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं, या तो उसमें प्रेशर अप्लाई करके हम उसको चेंज कर सकते हैं, बाय चेंजिंग द प्रेशर और बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। ठीक है ना, टेम्परेचर को चेंज करके प्रेशर को अप्लाई करके, बाय अप्लाइंग द प्रेशर ये होगा, बाय अप्लाइंग द प्रेशर वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, है ना। तो मैटर की स्टेट को हम चेंज कैसे कर सकते हैं, टेम्परेचर को चेंज करके, प्रेशर को अप्लाई करके। देखो सॉलिड स्टेट जब लिक्विड स्टेट में चेंज होती है तो उसको हमें मेल्ट करना पड़ता है, सॉलिड को हमें मेल्ट करना पड़ता है, और इस प्रोसेस को हम फ्यूजन बोलते हैं। तो सॉलिड से लिक्विड बनने की जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं, क्योंकि इसमें हीट अप्लाई हो रही है, इसमें हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, इसी प्रोसेस को हम फ्यूजन कहते हैं। लिक्विड को जब हम गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वेपोराइजेशन। इसी को हम बॉइलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉइलिंग बोलते हैं। अच्छा, गैस को हम लिक्विड फॉर्म में ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। उसको क्या करके, उसके टेम्परेचर को कम करके, जैसे लिक्विड को आपको गैस बनाना है टेम्परेचर बढ़ा करके, ऐसे गैस को अगर आप ठंडा कर दोगे, उसको कम टेम्परेचर में रखोगे तो वो लिक्विड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। समझ आया, लिक्विड बन जाएगा। तो कूल कंडेंसेशन बोलते हैं उसको। तो गैस स्टेट से लिक्विड स्टेट में आने को कंडेंसेशन कहते हैं, लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में जाने को वेपोराइजेशन कहते हैं, लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में आने को हम कहते हैं फ्रीजिंग, कूल हो गया, सॉलिडिफिकेशन हो गया। बर्फ पानी को आप जमा दोगे तो वो सॉलिड बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन, दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग, है ना, कूलिंग इफेक्ट हो गया ये। ठीक, तो कुछ सॉलिड होते हैं, सम सॉलिड्स क्या, कुछ सॉलिड क्या होते हैं, वो बिना लिक्विड स्टेट में जाए सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाते हैं। सॉलिड से डायरेक्टली किस में चेंज हो जाते हैं, गैस में चेंज हो जाते हैं। जैसे ड्राई आइस होता है CO2, तो ये सॉलिड से डायरेक्टली जब हम इसको टेम्परेचर ज़्यादा देते हैं तो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। कपूर आपने देखे होंगे अपने घरों में, अभी आगे मैं एग्जाम्पल में बताऊंगा। कपूर, कैम्फर, कपड़ों जो पूजा वगैरह में यूज होते हैं। तो जब आप इसको जलाते हो तो जलने के बाद पानी तो लिक्विड फॉर्म में थोड़ी कन्वर्ट होता है, सीधा गैस बन करके उड़ जाता है ना। नेपथलीन बॉल्स होती हैं आपकी, जिनको आप कपड़ों के अंदर रखते हो, कपूर की तरह होता है ये भी, गोले गोले सफ़ेद पीले लाल रंग के, है ना। तो ये भी धीरे धीरे बिना लिक्विड स्टेट में आए क्या हो जाते हैं, गैस बन करके उड़ जाते हैं। तो सॉलिड स्टेट से गैसेस स्टेट में जाने को हम सब्लिमेशन कहते हैं, और गैसेस स्टेट से सॉलिड स्टेट में आने को भी हम सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है ना। तो ये फ्लो चार्ट से आपने इसको समझा, आगे और अच्छे से समझेंगे इसको। बाय चेंजिंग टेम्परेचर, बाय चेंजिंग टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिड टू लिक्विड। तो टेम्परेचर को चेंज करके हम कैसे इसको किसी मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो पहले आप समझ लीजिए मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट जब हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट जब हम लिक्विड को सॉलिड में चेंज करते हैं। अभी हम यहां पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आगे की स्लाइड में। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जब कोई सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट करता है, मेल्ट मतलब पिघलता है, और चेंज हो जाता है किसमें, लिक्विड में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तो उसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब जहां पर आप बैठे हुए हैं उसके आसपास जो एटमॉस्फेयर है उसमें भी एक प्रेशर होता है, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। ठीक है। तो जब कोई सब्सटेंस, जब कोई सॉलिड सब्सटेंस चेंज होता है किसी लिक्विड सब्सटेंस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, जब वो मेल्ट करता है तो उसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है। तो डिफरेंट सॉलिड्स हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट्स। जैसे आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर ही पिघलता है। आप बोलोगे सर 100 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है, अभी मैं प्रूफ कर दूंगा आगे जाकर के मैंने 0 डिग्री सेल्सियस क्यों बोला। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। वैक्स होती है, मोम होती है, 63 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती है, मेल्ट करती है। आयरन, लोहा जो होता है 1535 डिग्री सेल्सियस पर, है ना, 1535 डिग्री सेल्सियस पर ये मेल्ट करना, इट स्टार्ट्स मेल्टिंग, है ना, ये मेल्ट करना शुरू करता है। तो अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है।
सबसे पहले हम इसको आगे भी अभी देखेंगे, कंडेंसेशन पढ़ लीजिए। गैस टू लिक्विड चेंज, गैस से लिक्विड में बदलने को हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ गैस यानी वेपर टू अ लिक्विड बाय कूलिंग, है ना? कूलिंग ही तो हो रही है भाई। हवा को जब हम ठंडा करते हैं, गैस को जब हम ठंडा करते हैं, है ना, उसको जब उसके टेम्परेचर को जब हम कम करते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं। ह्यूमिडिटी के टाइम पे आपने देखा होगा, ठंड में आपने देखा होगा कि आप कोई बोतल जब बाहर रख देते हो तो उसके बाहर ना पानी की ड्रॉपलेट्स जम जाती हैं, पानी पानी दिखता होगा आपको, है ना? कोई चीज़ आप बाहर रख देते हो तो जैसे आप कपड़ों को बाहर रख दो, सूखे कपड़े को बाहर रख दोगे, बारिश नहीं हो रही है, सुबह आप देखोगे वो बिल्कुल गीली हो जाएगी। ठंडियों की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जो आसपास का जो एयर है, वो जो गैस है, ऑक्सीजन है, वो धीरे धीरे क्या होने लगती है? लिक्विड फॉर्म में चेंज होने लगती है, नमी हो जाती है उस केस में, ह्यूमिडिटी, ठीक है ना? तो यही है आपका कंडेंसेशन। फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन मतलब लिक्विड से सॉलिड में आने को हम फ्रीजिंग बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड इनटू अ सॉलिड बाय कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। समझ आ रहा है ना? तो इसको भी हम कूलिंग से करते हैं, फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन, ठीक है ना? भाई आपको पानी को जमाना है तो आपको उसको ठंडा करना पड़ेगा ना, दैट इज कूलिंग। आपको उसको फ्रिज में रखना पड़ेगा, दैट इज फ्रीजिंग, दैट इज सॉलिडिफिकेशन, ठीक है? तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप जा रहे हैं। अब यहां पर देखिए सब्लिमेशन, द चेंजिंग ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स। सॉलिड का डायरेक्टली वेपर में चेंज हो जाना, गैस में चेंज हो जाने को हम कहते हैं सब्लिमेशन, ठीक है? एंड वेपर्स इनटू सॉलिड, और वेपर का गैस का सॉलिड में आने को भी हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन ऑन कूलिंग इज नॉन एज सब्लिमेशन विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। इसमें लिक्विड स्टेट का कोई रोल नहीं है, सॉलिड से डायरेक्ट यहां गैस बन गई, कूलिंग और हीटिंग। सॉलिड से जब आप वेपर बना रहे हो तो आपको उसको हीट करना पड़ेगा, लेकिन वेपर से जब आप सॉलिड में आओगे तो आपको उसको कूल करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा। तो जब आप सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाओगे तो आपको उसको हीट करना पड़ेगा, मेल्ट करना पड़ेगा। समझ आया ना? उसको आपके उसके टेम्परेचर को आपको हाई करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन जब आप गैस से सॉलिड में आते हो तो आपको उसके टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा, लो करना पड़ेगा, कूल करना पड़ेगा। समझ आया? ठीक है। अब नॉट क्या है? नॉट थोड़ा देख लीजिए। द चेंजिंग ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर और गैस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। पढ़ लिया ना? पढ़ लिया कि नहीं पढ़ा? पढ़ लिया सर। द चेंजिंग ऑफ वेपर यानी गैस डायरेक्टली इनटू सॉलिड इज आल्सो कॉल्ड सब्लिमेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। सॉलिड से गैस, गैस से डायरेक्टली सॉलिड, दोनों को सब्लिमेशन कह रहे हैं। लेकिन सॉलिड से गैस में जाने के लिए टेम्परेचर हाई होगा, गैस से सॉलिड में आने के लिए टेम्परेचर लो होगा, ठीक है? तो द सॉलिड सब्सटेंस विच अंडरगोज सब्लिमेशन इज सेड टू सबलाइम। जो भी सब्सटेंस का सब्लिमेशन हो रहा है उस सब्सटेंस को, उस मैटर को, उस वस्तु को, उस पदार्थ को सबलाइम कहेंगे। एग्जाम्पल, ड्राई आइस। ड्राई आइस सॉलिड, ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो होता है ना, ड्राई आइस बोलते हैं इसको, ठीक है? जब आप इसको जलाते हो तो ये डायरेक्टली गैस में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? और जब आप इसको कूल करते हो, जब ये कूलिंग एरिया के संपर्क में आता है, कांटेक्ट में आता है, तो फिर से ये क्या हो जाता है? सॉलिड बन जाता है। कैम्फर, कपूर, नेप्थलीन बॉल्स, अमोनियम क्लोराइड, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? सब्लिमेशन के एग्जाम्पल हैं। ये सारे सबलाइम कर जाते हैं, ठीक है ना? ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? आपके सब्लिमेशन के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है? तो मेल्टिंग पॉइंट खत्म हो गया। अब बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाओ। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? लिक्विड टू गैस। मेल्टिंग पॉइंट क्या था? सॉलिड टू गैस। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? लिक्विड टू गैस। हम ये थोड़ी बोलते पानी मेल्ट कर रहा है, हम बोलते पानी उबल रहा है, बॉइल कर रहा है। हम नहीं बोलते लोहा बॉइल कर रहा है। लोहा तो मेल्ट करता है, पिघलता है, क्योंकि वो सॉलिड है, ठीक है? तो द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल्स, जहां पर लिक्विड बॉइल करता है एंड चेंजेस रैपिडली इनटू अ गैस, और गैस में रैपिडली चेंज होता है कौन से प्रेशर पे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो उसको हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। किसका? लिक्विड का। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो आपका आइस है उसका मेल्टिंग पॉइंट मैंने क्या बताया था आपको? 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है? वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अल्कोहल का 78 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करने लग जाएगा। अल्कोहल, शराब जो होता है, 78 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करने लग जाता है। एक होता है मरकरी, ये 357 डिग्री सेल्सियस पर इट स्टार्ट्स बॉइलिंग, ये बॉयल करना शुरू करेगा।
अल्कोहल जो है वो 78 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करेगा, वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या करेगा, बॉयल करेगा। तो जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड बॉयल कर रहा है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट और खास चीज इस चैप्टर की जिसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं हमेशा, लेकिन आज हमेशा के लिए कंफ्यूजन में दूर कर दूंगा आपका, लेटेंट हीट। लेटेंट वर्ड का मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ, जो दिखता नहीं है उसको बोलते हैं हिडन, लेटेंट। तो लेटेंट हीट मतलब हिडन हीट, मतलब छिपी हुई ऊर्जा, है ना। तो यहां पर देखिए लेटेंट हीट क्या है, ऐसी हीट एनर्जी विच हैज टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स लेटेंट हीट। किसी सब्सटेंस की स्टेट को अगर हमें चेंज करना है और उस स्टेट को चेंज करने में जिस हीट एनर्जी की हमें जरूरत पड़ रही है उसको हम लेटेंट हीट कहते हैं, हिडन हीट कहते हैं। तो लेटेंट हीट जो है ये दो तरह की होती है, एक होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एक होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्लियर है? क्लियर है। अब हम इसको एक एक करके देखते हैं। आइए, पहला है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसका होगा? जब सॉलिड का होगा, सॉलिड टू लिक्विड, इसमें चीजें सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगी। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ सॉलिड इनटू द लिक्विड स्टेट। सॉलिड से लिक्विड स्टेट में किसी सब्सटेंस को चेंज करने के लिए जिस हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहां पर चीजें मेल्ट करेंगी क्योंकि सॉलिड हो रहा है ना, सॉलिड से लिक्विड जा रहा है तो सॉलिड तो मेल्ट ही करेगा। तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम सॉलिड टू इट्स लिक्विड स्टेट। 1 किलोग्राम सॉलिड जब लिक्विड स्टेट में चेंज होता है तो 1 किलोग्राम सॉलिड को चेंज करने में जितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या कहते हैं हम उसको? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हो, देयर इज नो राइज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ आइस। जब आइस मेल्ट कर रहा होता है ना तो उस समय टेम्परेचर राइज नहीं होता है, बढ़ता नहीं है। यहां पर देखिए, आप बर्नर में एक बीकर रखिए, उसमें पानी रख दीजिए, उसमें क्या रख दीजिए? किसी चीज को जलाने के लिए रख दीजिए। अब हम सॉलिड को ही तो जलाने के लिए रखेंगे। सॉलिड हमने आइस ले लिया, पानी जमा हुआ, आइस सॉलिड है। अब आइस यहां पर धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है, बॉयल नहीं हो रहा है। बॉयल जब वो वाटर बनेगा तब होगा, अभी वो मेल्ट करेगा। अभी उसका मेल्टिंग पॉइंट देखिए आप। तो अभी वो मेल्ट करेगा, तो अभी जब आप इसके टेम्परेचर को मापोगे ना तो ये कितना रहेगा? 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, क्योंकि ये अभी बर्फ है। बर्फ धीरे धीरे क्या होगा? पिघलेगा। बर्फ धीरे धीरे, ये बर्फ का टुकड़ा है ना, तो ये बर्फ धीरे धीरे पिघलेगा, इस तरीके से पानी बनेगा। अब आप सोच रहे होंगे सर इतने में तो टेम्परेचर बढ़ गया होगा। थोड़ी देर बाद देखोगे तो टेम्परेचर फिर 0 डिग्री रहेगा। फिर धीरे धीरे इस बर्फ का जब लास्ट पीस बच जाएगा पिघलने के लिए, उस समय भी जब आप टेम्परेचर को देखोगे तो 0 डिग्री ही रहेगा, 0 डिग्री ही रहेगा। यही है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वजह से हो रहा है, ठीक है ना, 0 डिग्री ही रहेगा। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है भाई? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी तो आइस है ना उसके अंदर, अभी तो उसके अंदर आइस मतलब ठंडी चीज है। जब तक वो पूरा नहीं पिघलेगा, जब तक वो वाटर नहीं बनेगा, तब तक उसका टेम्परेचर क्या नहीं होगा? राइज नहीं होगा। ठीक है ना, तो यहां पर वही लिखा हुआ है, देयर इज नो राइज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ आइस। जब आइस मेल्ट कर रहा होता है तब टेम्परेचर में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है, तब टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है, उसका उतना ही रहता है, 0 डिग्री पर ही रहता है। जब तक सिंगल पीस ऑफ आइस भी रहेगा तब भी 0 डिग्री ही रहेगा। जब आइस का कोई पीस नहीं रहेगा तब धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये था आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का पूरा कॉन्सेप्ट। अब है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये किसका होगा? लिक्विड से गैस में जाने के लिए। अभी हमने सॉलिड से लिक्विड में आए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के जरिए, अब हम लिक्विड से गैस में जाएंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वजह से। अब हमने क्या देखा, यहां पर कोई लिक्विड किस में चेंज होगा? वेपर स्टेट में चेंज होगा, और उसको चेंज होने में जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम लिक्विड, मतलब 1 किलोग्राम लिक्विड को गैसियस स्टेट में जितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब हमने जैसे आइस के एग्जांपल में देखा, ऐसे ही हम यहां पर वाटर के एग्जांपल में देखेंगे। अब आइस से वाटर बन गया,
अब वाटर धीरे धीरे उबलेगा। अब यहां पर आप इसको थर्मामीटर से क्या करोगे, मेजर करोगे। थर्मामीटर से आप इसको मेजर करिए। धीरे धीरे टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। एक टाइम ऐसा आएगा 100 डिग्री हो जाएगा टेम्परेचर। अब जब 100 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पहुंच जाएगा, 5 मिनट बाद देखोगे 100 डिग्री, 6 मिनट बाद देखोगे 100 डिग्री। ये 100 डिग्री से ऊपर नहीं बढ़ने वाला है, क्योंकि पानी धीरे धीरे उड़ने लगता है, पानी धीरे धीरे इवोपरेट होने लगता है, वेपर की फॉर्म में बाहर जाने लगता है। तो इसको हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर में चेंज नहीं होता है, 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ता है, उसके बाद टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, क्योंकि पानी जो है वो धीरे धीरे क्या होगा, ऊपर उठता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा पूरा पानी ही यहाँ से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। लेकिन जब तक उसके अंदर पानी है उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा, अगर वो उबल रहा है तो। समझ आया ना? तो ये है इसका पूरा कॉन्सेप्ट। अब हमने बाई चेंजिंग टेम्परेचर को चेंज करके हमने मैटर की स्टेट को चेंज किया। सॉलिड से लिक्विड में आए, लिक्विड से गैस में आए, गैस से लिक्विड में गए, लिक्विड से सॉलिड में गए। अब हम प्रेशर को अप्लाई करके कैसे सॉलिड की स्टेट को चेंज कर सकते हैं, तो उसके लिए पहला पॉइंट है कंप्रेशन, कंप्रेसिबिलिटी अप्लाई करके। गैस से लिक्विड में अगर आपको चीज़ों को ले जाना है तो आपको कंप्रेशन से ले जाना पड़ेगा, प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, उसको ज़्यादा प्रेशर देना पड़ेगा। गैस से लिक्विड में ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको कंप्रेस्ड करना पड़ेगा, कूल करना पड़ेगा, है ना। गैस को कूल करना, गैस जब ठंडा होगा ना, कूल होगा तो लिक्विड बनेगा, है ना। और या तो उसको हम कंप्रेस करेंगे तो वो लिक्विड बनेगा। तो जैसे एलपीजी होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो गाड़ियों में यूज होती है आजकल पेट्रोल की जगह में। और एलपीजी जो आपके घरों में जो सिलेंडर है उसके अंदर एलपीजी गैस होती है। तो एलपीजी गैस को जब इसके अंदर भरा जाता है तो इसमें ना प्रेशर को क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। क्या किया जाता है, अप्लाई। अब जैसे गैस के पार्टिकल हैं, अब जब यहाँ से पिस्टन से प्रेशर को पिस्टन से हम अप्लाई करेंगे तो ये गैस के पार्टिकल क्या आते जाएंगे, नज़दीक आते जाएंगे और इस तरीके से ये कंप्रेस्ड हो जाएंगे, टाइटली पैक्ड हो जाएंगे। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड से, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये बाहर आएगा तो एटमॉस्फेरिक की वजह से फिर किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करके हमने गैस को किस में चेंज किया, लिक्विड में चेंज किया। ये देखिए आपकी बुक का डायग्राम, पिस्टन को हमने पुश किया नीचे, तो ये जो गैस के पार्टिकल हैं सिलेंडर के अंदर, ये धीरे धीरे क्या आ गए, पास आ गए, और यहां पर आते आते ये इतने पास आ गए। तो ये क्या बन गया, द पार्टिकल्स गेट टू क्लोज दैट द गैस लिक्विफाइज, ठीक है ना। यहां पर पार्टिकल बहुत नजदीक आ जाते हैं और गैस जो होता है गैस से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो सिलेंडर के अंदर बच्चों जो गैस होती है वो कंप्रेस्ड फॉर्म में होती है। ऐसे जो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं ना, कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा कंज्यूम हुए थे जो, है ना। ऑक्सीजन तो हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसकी हम कदर नहीं करते हैं, इसीलिए हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके अंदर जो ऑक्सीजन गैस होती है वो भी कंप्रेस्ड फॉर्म में क्या होती है, पैक होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट्स इज कॉल्ड इवेपोरेशन। लिक्विड चेंज कर रहा है कौन सी फॉर्म में, वेपर की फॉर्म में, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, है ना, उसके बॉइलिंग पॉइंट से बिलो होना चाहिए उसका टेम्परेचर। और जब वो लिक्विड चेंज करता है, वेपर की फॉर्म में चला जाता है, मतलब जब पानी भाप बन करके उड़ जाता है, तो दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन क्या होगा, देखो, टेम्परेचर को अगर आप इंक्रीज करोगे, है ना, टेम्परेचर को अगर आप इंक्रीज करोगे तो यहां पर इवोपरेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा ना इवेपोरेशन। टेम्परेचर को अगर आप ज्यादा करोगे तो इवोपरेशन ज्यादा होगा या नहीं होगा। विंड स्पीड को अगर आप ज्यादा करोगे तब भी इवोपरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है ना। इवोपरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। रेट ऑफ इवोपरेशन, आरओ मतलब रेट ऑफ इवोपरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। यहां पर भी रेट ऑफ इवोपरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। सरफेस एरिया को अगर आप बढ़ा देते हो तब भी इवोपरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। और ह्यूमिडिटी को अगर आप इंक्रीज कर देते तो इसका जो रेट ऑफ इवोपरेशन है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है।
तो ये कुछ फैक्टर्स है जो इवोपरेशन की घटना को, फिनोमेना को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। भाई सिंपली ये है कि आपने गीले कपड़े को सुखाया। अब गीले कपड़ा कब सूखेगा, जब धूप तेज रहेगी या कम रहेगी। जब धूप तेज रहेगी तो टेम्परेचर उसमें ज़्यादा रहेगा, तो उसमें से जो पानी है वो जल्दी से इवोपरेट होगा, भाप बन करके उड़ जाएगा और कपड़ा सूख जाएगा। या तो धूप नहीं है तो कभी हवा चलती है बहुत तेजी से, कभी कभी आप पंखे के नीचे रख करके कपड़ों को सुखाते हो, तो विंड स्पीड से भी रेट ऑफ एवोपरेशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ाने से भी बढ़ जाता है। जैसे आप एक गिलास पानी ले लीजिए, इतना पानी, और इसको यहाँ पे मार्क कर लीजिए, धूप में रख दीजिए, और इसी प्लेट में इतना ही पानी रख दीजिए, इसको भी धूप में। तो प्लेट का जो सरफेस एरिया है, जो सतह है उसकी, वो ज़्यादा है और इसके अंदर जगह कम है। मतलब जगह उतनी ही है, पानी उतना ही है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा कंजेस्टेड जगह है और इसके अंदर बिल्कुल खुली जगह है, मतलब इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो सरफेस एरिया ज़्यादा होने से जो वाटर होगा वो जल्दी एवेपोरेट होगा, और सरफेस एरिया कम होने से वाटर कम एवेपोरेट होगा। जैसे कपड़ों को आप फैला करके सुखाते हो ना, एकदम झाड़ करके सुखाते हो, तो उससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है ताकि कपड़ा जल्दी से सूख जाए। ह्यूमिडिटी की बात करें तो ह्यूमिडिटी जब इंक्रीज होती है, नमी जब वातावरण में बढ़ जाती है, जैसे बरसात के टाइम पे देखा होगा आपके कपड़े जल्दी नहीं सूखते क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, उस हवा में पानी के पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं, इसीलिए एवोपरेशन का जो रेट होता है वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है। और कूलिंग काउज्ड बाय इवोपरेशन, सबसे लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, कूलिंग काउज्ड बाय इवोपरेशन। इवोपरेशन जो है ना वो कूलिंग का भी कॉज बनता है। कैसे बनता है कूलिंग का कॉज है? ठीक है, पहले पढ़ लीजिए। द कूलिंग काउज्ड बाय इवोपरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन अ लिक्विड इवोपरेट, जब लिक्विड एवोपरेट करता है तो ये लेटेंट हीट को ले लेता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन फ्रॉम एनीथिंग, किसी भी चीज से लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को क्या कर लेता है, टेक इन कर लेता है। तो इसी को हम कूलिंग काउज्ड बाय इवोपरेशन बोलते हैं। अब यहां पर थोड़ा एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, एक एग्जाम्पल से आपको मैं समझाता हूं। भाई आपके घर में तवा होगा, क्या होगा, एक तवा होगा, ठीक है। अब इस तवे में आप क्या करिए, ये तवे में आप रोटी बनाते हो ना, ये गर्म हो जाता है। जब इस तवे में आप अचानक से पानी डालते हो तो कितनी तेजी से इसमें से भाप उड़ करके निकल जाती है। गैस में रखा, उसको गर्म किया, उसमें पानी डाला तो वेपर में वो चेंज हो गया तुरंत, क्योंकि तवे की जो हीट है उसको वाटर ने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, और वाटर से वो क्या बन गया, वेपर बन गया। ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन से हुआ है, क्योंकि लिक्विड अपनी स्टेट को यहां पर वेपर में चेंज कर रहा है, इसीलिए लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हमने यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है। कूलिंग इफेक्ट करता है, जैसे आपको पसीना हो जाता है ना, तो पसीना जब आप हवा चलती है तो बिल्कुल ठंडक सी महसूस होती है, क्योंकि वो पसीना आपकी बॉडी से इवेपोरेट होता रहता है, वाष्प के रूप में उड़ता रहता है। ठीक है, तो आपको ठंडक सी महसूस होती है। बाहर से आप गर्मी से आए, पसीने में एकदम औत पोत हो रखे हो, है ना, और फिर आप पंखे के नीचे बैठे तो आपको बिल्कुल ठंडक सी महसूस होती है, ठंडी ठंडी हवा महसूस होती है ना। इतनी ठंडी हवा महसूस होती है जितनी कूलर की भी महसूस नहीं होती होगी पंखे के नीचे बैठ के, क्योंकि वहाँ पर जो आपकी बॉडी के पोर्स हैं, स्वेट ग्लैंड्स हैं, वो पसीने को छोड़ रखी हैं, और उस पसीने को फिर इवेपोरेट हो रहा है उस हवा की वजह से, है ना। मैंने बोला ना, विंड स्पीड जो है वो ना, वो इवेपोरेशन को क्या कर देती है, इंक्रीज कर लेती है। ठीक है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल समझ लीजिए आपने इस तरीके की बोतल देखी है, इसके अंदर बर्फ है लेकिन बाहर से इसमें पानी की ड्रॉपलेट्स लगी हुई हैं। ये पानी की ड्रॉपलेट्स का क्या कॉन्सेप्ट है, ये पानी की ड्रॉपलेट का क्या कॉन्सेप्ट है, ये पानी की ड्रॉपलेट का ये पानी अंदर से नहीं आया, ये बाहर से लगा हुआ पानी है। क्योंकि जब इस बोतल को आपने किसी एनवायरनमेंट में रखा होगा, जैसे बाहर छत में रख दिया आपने, बहुत ठंडा है बाहर, है ना, ठंडा नहीं है, गर्म में भी रख दिया आपने, तो क्या होगा कि ये बोतल तो बहुत ठंडा है। अब इस बोतल के आसपास के जो हवा के पार्टिकल्स हैं ना, वो इस ठंडक को टच करेंगे, इसमें जो कूलिंग है, जो इसमें ठंडक है, वो इसके संपर्क में आएंगे, इसके कांटेक्ट में आएंगे, तो ये धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, वाटर की ड्रॉपलेट में चेंज हो जाती है। जो उसके आसपास की हवा है ना, वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है और इस बोतल की सरफेस पर इस तरीके से जम जाती है। ठीक है ना, ये इसी का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, कूलिंग काउज्ड बाय इवोपरेशन का। ठीक है। अब यहां पर देखिए, जैसे मटका है, मटके में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो अंदर का पानी बाहर आता है। अब मटके का पानी ठंडा क्यों होता है,
देखो साइंस क्या है इसके अंदर, मटके में पानी रखते हो ना आप ताकि ठंडा रहे। अब जब आपने दुकान में मटके को रखते हो तो बिल्कुल सूखा सा दिखता है आपको, लेकिन जब इसके पानी को आप भर देते हो, अपने घर में रख देते हो, तो इसके बाहर भी गीला गीला दिखता है और अंदर तो पानी होता ही। अब बाहर ही गीला गीला आया कहां से? आपने डाला क्या पानी ऊपर से? नहीं। मटके में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं जो आपको दिखते नहीं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। वो अंदर का पानी बाहर आता है और अंदर की जो हीट होती है वो बाहर ला करके वो इवोपरेट होती है। मटके में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिन पोर्स के थ्रू अंदर का पानी क्या आता है? बाहर आता है। और साथ साथ में वो पानी अंदर की जो हीट है, अंदर की जो गर्मी है, उसको भी बाहर लेकर के आता है और इवोपरेट कर देता है। और मटके के भीतर का पानी क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है, क्योंकि मटके के अंदर की हीट तो पोर्स के थ्रू बाहर आ गई। ठीक है ना? तो अंदर का जो मटके के अंदर का जो वातावरण होगा, जो एनवायरनमेंट होगा, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा और उसका पानी भी क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। ये है इसका पूरा कॉन्सेप्ट। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर को, आज की इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, एक चीज़ और है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। कैसा लगा आपको आज का जो लेक्चर है? कितना समझ में आया? सारे डाउट आपके क्लियर हुए या नहीं हुए? ज़रूर आप बताना अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं। और मिलते हैं केमिस्ट्री के एक नेक्स्ट और फ्रेश चैप्टर के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और हाँ, पढ़ते भी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।